सभी चिकित्सक मित्रों को नमस्कार। आज हम लोग कुछ लोगों ने पूछा था अभी मुझे कि सर डाइल्यूशन मेथोडोलॉजी जो है क्या उस पर क्लास हो सकती है। ये आप लोग तय कीजिए कि क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए डाइल्यूशन, ख़ास तौर पे तब जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में डिस्टिलेशन बेस को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि डिस्टिलेशन बेस 1 to 10 पे कार्य करता है, जहाँ विभिन्न प्रकार से रेमेडीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। टेस्टिंग कौन कराता है नहीं कराता है मुझे तो नहीं मालूम, बट मैं अपने सभी फॉर्मुलेशन जिसको चिकित्सक को देना चाहता हूँ, सबसे पहले उसकी माइक्रोबायोलॉजी करवाता हूँ, उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी अगेंस्ट प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस और बैक्टीरिया का ज्ञान वहाँ से निकालता हूँ, उसकी टीएलसी कराता हूँ और तभी मैं प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता हूँ। ये इसलिए करता हूँ कि किसी चिकित्सक के जीवन से प्रैक्टिस, क्योंकि चिकित्सक जिएगा तो बहुत सारे रिसर्च करेगा और पेशेंट जो होते हैं उनको अगर हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिक रेमेडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस प्रोसेस की होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कईयों से सुना है कि सर बैक पोटेंसी ले लो और उसके आगे काम कर लो। सर पोटेंसी कहाँ से आ गई? पोटेंसी तो केमिकल एवोल्यूशन करने वाले जो होम्योपैथी डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनकी अपनी काउंसिल है, तो अगर उसके चीज़ को हम लेकर के कार्य कर रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि हमारा मानना है कि डाइल्यूशन डेसिमल प्रोसेस जो होता है वो 1 to 10 होता है, 11 नहीं होता है। 11 में मॉलिक्यूल्स शून्य हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये पोटेंसी के अकॉर्डिंग अगर आपको मेडिसिन्स या जो भी आप डिस्टिलेशन बेस की रेमेडीज़ चलाते हैं, तो अगर आपको 30 देना है तो कौन सा डाइल्यूशन देंगे, 200 देना है तो कौन सा देंगे, 500 देना है तो कौन सा देंगे, 1M जिसको 1000 कहा जाता है, अगर इसे देना है तो कितनी बार देंगे और कैसे देंगे, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहला चीज़। और बनाने से तात्पर्य है कि सीरियल डाइल्यूशन भी बना के रखें 1 2 3 4। और अगर आपने एसेंस लिया है तो भी कहूँगा कि कम से कम 4 बना के रखिए आप, 3 और 4 दोनों आपके काम आएगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अब बात आती है कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब रेमेडीज़ का चलन बोलते हैं तो D3 एसेंस हो या D3 एक्सट्रैक्ट हो, जहाँ D3 एक्सट्रैक्ट में बहुत कम मात्रा में मेडिसिन्स लगती है, वहीं एसेंस में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन्स लगती है। 18 महीने सुरक्षित रेमेडी होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो डिस्टिलेशन प्रोसेस की जो रेमेडीज़ होती है, जिसमें अल्कोहल का समावेश 0.00% होता है, 1 आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी टाइम्स केवल 0 आएगा। इसलिए हम कहते हैं 0% नेचुरल इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्ब्स और स्पैजरिक्स। और जो हम रेमेडीज़ बनाते हैं, उस रेमेडीज़ के पीछे उसकी टेस्टिंग का अहम रोल प्ले है। अगर हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराते हैं तो चिकित्सकों को, ख़ास तौर पे आप देखे होंगे मॉडर्न मेडिसिन में कल्चर होता है, ब्लड कल्चर, रिपोर्ट आप लोग सब मानते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोडक्ट के टेस्टिंग की तो वो आप लोग भूल जाते हैं।
आईडीसी ने भी जो 7 सवाल किए उसमें अहम सवाल जो जहाँ जाके कार्यक्रम अटकता है वो है मेडिसिन्स के टेस्टिंग का, रिपोर्ट्स का, उसके एविडेंस का, वो उपलब्ध नहीं होता। और अगर हम करते हैं तो हमारी टांग खींची जाती है। हमारे पास लगभग 164 रिपोर्ट्स हैं अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग और लॉट के रिगार्डिंग। कुछ एक प्रोडक्ट्स का साइटोकेमिकल भी है, कुछ एक प्रोडक्ट्स की एडवांस माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट है, कुछ एनिमल स्टडीज़ चल रही हैं। और सारी चीज़ें बताना तो थोड़ा संभव नहीं है क्योंकि क्लास हम लोग करना चाहते हैं और क्लास को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी आप चिकित्सकों और रिसर्चर्स की होती है। क्योंकि अगर व्यूज़ 50 एक भी नहीं आए 24 घंटे में तो मुझे नहीं लगता कि क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस आपके लिए बनाई जाती है। और अगर क्लासेस आप देखते हैं और उसमें अपना आपने देखा, आपने उपस्थिति भी नहीं दी तो थोड़ा सा मन हल्का होता है एक ट्रेनर का, एक रिसर्चर का। और ख़ास तौर पे कोई अगर मेथोडोलॉजी चलाता है, जैसे हम नासिक मेथोडोलॉजी चलाते हैं, नारायण हर्बल स्पाइरिक अनुसंधान केंद्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन काम जो है वो उससे भी ज़्यादा लंबा है। जहाँ एक और सीरियल डायलूशंस पे ही केवल प्रैक्टिस होती थी, वहाँ नारायण हर्बल स्पाइरिक अनुसंधान केंद्र ने रिसर्च मेथोडोलॉजी के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स को एक सूत्र में बांधा और डिस्टिलेशन 3 बेस नाम से 2 बैच निकाले। पहले बैच में 43 तक रेमेडीज़ थी, जिसमें से 4 रेमेडीज़ को रोक दिया गया। 39 रेमेडीज़ आज की तारीख में मिलती थी लेकिन इस पे भी रोक लगा दी गई। सेकेंड बैच चालू किया गया जिसमें 77 तक की सीरीज़ है, जो कि मुख्य रूप से एक्सटर्नल और सेकेंडरी इन्फेक्शंस के ऊपर रेमेडी है। अगर बात होती है कि रेमेडीज़ की, तो कोई भी रेमेडीज़ विदाउट टेस्टेड आप कैसे किसी को पिला सकते हैं। और ख़ास तौर पे तब जब कई जगह सुनने को मिलता है कि क्रूड से हम मेडिसिन बनाते हैं। आप तो लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दे रहे हैं भाई। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट था, आपकी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी इलेक्ट्रोपैथी की जो रेमेडीज़ बनाई जाती है, स्पाइरिक रेमेडीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें डिस्टिलेशन मेथड से मेडिसिन्स का निर्माण होता है और साथ ही साथ में चिकित्सकों के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा डाइल्यूशंस बना करके 1:9 के अकॉर्डिंग सीरियल डाइल्यूशंस पे प्रैक्टिस होती थी। जब नहीं कर पाते थे तो उसकी दायरा बढ़ाने के लिए 1:99 या उससे रिलेटेड समकक्ष कुछ डाला जाता था। जैसे कई लोगों का मानना है कि 1:12, 1:16, 1:32, बीच में 25 भी सुनने को मिला था, बट उसका कोई प्रमाण नहीं है। 32 के बाद सीधा 50 मिलता था। कुछ विद्वानों ने जो होम्योपैथी को लेकर के इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे कार्य करते थे, 47, 48, 49 और 51 भी निकाले। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैरासेल्स के मेथड को लेके 1:9 हो या 1:99 हो, सेंटेसिमल के अकॉर्डिंग गिना जाने लगा, जिसे पोटेंसी भी कहा जाता है। तो बात है, अगर आपको डाइल्यूशंस की क्लास अटेंड करनी है तो आप तय करें कि किस दिन क्लास होनी चाहिए। और क्योंकि क्लासेस स्कूल्स खुल गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तय करें कि जुलाई महीने में आप लोग कब कार्यक्रम को कराना चाहेंगे, क्योंकि 11 तारीख से सावन भी प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोगों को लगता है कि क्लासेस होनी चाहिए तो आप तारीख तय करके बताएं। और उस तारीख को, जैसे 29 तारीख है जून का, 6 तारीख है
जुलाई की, इसमें अपन क्लासेस को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि भिलाई जा कर के इस क्लास को करना चाहिए तो आप डेट फिक्स करें दोनों में से, और तब क्लासेस को हम आगे करेंगे डाइल्यूशंस को लेकर के। अगर आपको लगता है कि एसेंस लेकर के 1 to 10 एक्सट्रैक्ट लेके 1 to 10 या एसेंस लेकर के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के ऊपर आप कार्य करना चाहते हैं, और तब जहां आपको बैक पोटेंसी या पोटेंसी की आवश्यकता ही ना पड़े, तो बिल्कुल कहूँगा नासक मेथोडोलॉजी ज्वाइन करें। इसके लिए नारायण हर्बल स्पैजरिक्स न्यूट्रिशन यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। इसमें आपको कैंसर्स के रिलेटेड नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी के फर्स्ट बैच की क्लासेस और भी बहुत सारी क्लासेस उसमें देखने को मिलेंगी। लगभग 236 क्लासेस हो चुकी हैं, और जितनी भी क्लासेस होती हैं वो अलग अलग पैमाने पे होती हैं, क्योंकि कुछ एक बातें होती हैं जिसे क्लास में नहीं कहा जा सकता। और क्लास इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्लास में अगर 20 मिनट या 30 मिनट की क्लास है तो उसमें 10-15 मिनट हमारे जो चिकित्सक बंधु होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कई चीज़ें अलग से एक्सप्लेन मैं करता हूँ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो क्लास है, जो कि कल मैंने पोस्ट की थी, मॉर्निंग हो गया था, सुबह 6 बज गए थे, उसके बाद सोया तो थोड़ा लेट होकर के उठा हूँ। आज लगभग 123 डॉक्टर्स का मैंने फ़ोन नहीं उठा पाया, और उसके कारण जब सो के उठा तो देखा तो 123 लोगों का मिस कॉल है। आज हम लोग क्लास को चालू करते हैं। 12 मिनट तो हमारे चले गए। मैं थोड़ा एक अगरबत्ती जला दूं, क्योंकि मुझे मच्छर लोग आए हैं, बोल रहे हैं कि जला लो अगरबत्ती, नहीं तो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो मैं पहले एक अगरबत्ती जला देता हूँ। मेटी बाबा की जय, आप सभी की भी जय। ये कार्टून टाइप लगता नहीं है सर, इस टाइप का। चलिए क्लासेस चालू करते हैं। सभी चिकित्सक बंधु, क्लासेस क्या चल रही हैं? कॉम्प्रेस पॉइंट को लेके चल रही हैं। 46 कॉम्प्रेस पॉइंट का उल्लेख सबसे पहले समझाने के लिए, और इसके पश्चात इन कॉम्प्रेस के जो पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन्स होनी चाहिए या क्या फार्मूला होना चाहिए जिसको हम दें। हालांकि पुस्तक आनन फानन में लिखी गई थी और इसमें मेडिसिन्स का उल्लेख नहीं किया गया था, और यही कारण है कि कई चिकित्सकों को लगता है कि इस पुस्तक को हम क्यों लें। भाई अगर नहीं लोगे तो कैसे जानोगे? वो चार्ट पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन उस चार्ट पॉइंट के अंदर गूढ़ रहस्य तब है जब आप उसके गहराई में पहुंच करके एक एक पॉइंट्स को समझें, फंक्शन को समझें। क्योंकि जब फंक्शन को समझेंगे तभी आप वहाँ कंसेप्ट समझेंगे, और तभी आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग एक्सटर्नल कॉम्प्रेस या पैलेटिव केयर के लिए। तो आज हम लोग 17वां पॉइंट को पढ़ेंगे। ऑसिपिटल नर्व क्षेत्र का विस्तृत विवरण मैं दूंगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑसिपिटल नर्व रीजन इन, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए हिंदी लिख दूंगा, क्योंकि पुस्तक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है। ऑसिपिटल नर्व मानव शरीर के महत्वपूर्ण नर्व तंत्र का हिस्सा है जो सिर और गर्दन के पीछे के हिस्से की संवेदनशीलता प्रदान करते हैं। ये नर्वस मस्तिष्क से निकलकर स्कैल्प, सिर की त्वचा, गर्दन के ऊपरी हिस्से और सिर के पिछले भाग में फैलती है।
ऑसिपिटल नर्व के सही संचालन से सिर और गर्दन के क्षेत्रों में दर्द का नियंत्रण होता है। हम ऑसिपिटल नर्व क्षेत्र की संरचना, कार्य, इससे संबंधित समस्याएं, निदान और उपचार के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑसिपिटल नर्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑसिपिटल नर्व। ऑसिपिटल नर्व मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। किस डिजीज़ में आता है यूज़, वो उस टाइम पे आखिरी में बताऊंगा, ध्यान देंगे। पहला होता है ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। यह नर्व दूसरी और तीसरी सर्वाइकल C2 C3 से निकलती है। यह नर्व स्काल्प के पीछे के बड़े हिस्से को संवेदनशीलता प्रदान करती है। दूसरा होता है, इसमें जो दो प्रकार होता है, जो ये दो प्रकार हैं, बट इसमें मैं 3 प्रकार आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा जो होता है वो होता है लीजर ऑसिपिटल नर्व। यह नर्व दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा C2 से निकलती है। यह नर्व गर्दन के ऊपरी हिस्से और सिर के साइड हिस्से को संवेदनशीलता प्रदान करती है। थर्ड ऑसिपिटल नर्व, तीसरे का नाम है थर्ड ऑसिपिटल नर्व। यह तीसरी सर्वाइकल C3 से निकलती है। यह गर्दन के निचले हिस्से और स्काल्प के निचले भाग को संवेदनशीलता प्रदान करती है। ऑसिपिटल नर्व का जो कार्य होता है, फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल नर्व। ऑसिपिटल नर्व मानव शरीर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करती है। क्या क्या कार्य करती है? 4 पॉइंट्स हैं इसमें। सेंसरी फंक्शन, संवेदन प्रदान करना, सिर के पिछले हिस्से, गर्दन और स्काल्प की संवेदनशीलता का नियंत्रण यहीं से होता है। दर्द का संकेत देना, पेन सिग्नलिंग, सिर और गर्दन के क्षेत्र में होने वाले दर्द के संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाना। तीसरा, स्पर्श संवेदन, टच सेंसेशन, सिर के पिछले हिस्से में स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है मसल्स कोऑर्डिनेशन, मांसपेशियों का समन्वय। गर्दन और सिर की मांसपेशियों के समन्वय में ये सहायता प्रदान करता है। ऑसिपिटल नर्व से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कॉमन डिसऑर्डर रिलेटेड टू ऑसिपिटल नर्व्स, क्या क्या होती हैं? ऑसिपिटल न्यूरैल्जिया, यह एक सामान्य समस्या है जिसमें ऑसिपिटल नर्व में सूजन या दबाव के कारण दर्द उत्पन्न होता है। लक्षण, सिर के पिछले या सिर के पीछे कहूँ ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ तीव्र दर्द, गर्दन में जलन, स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की हड्डियों में विकृति के कारण ऑसिपिटल नर्व पर दबाव पड़ता है। इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? गर्दन में दर्द और सिर के पीछे शून्यता दिखती है। थर्ड पॉइंट है नर्व कंप्रेशन, मांसपेशियों के संकुचन या हड्डी की असामान्य वृद्धि के कारण ऑसिपिटल नर्व पर दबाव आता है, जिससे ऑसिपिटल नर्व दब जाती है। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? सिर के पिछले हिस्से में दर्द होती है और झिनझिनी आती है। झिनझिनी समझते हैं आप लोग? झन 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 करंट टाइप का महसूस होता है। ख़ास तौर पे जब जैसे ब्लॉकेज के केसेस होते हैं तो ये यहाँ से ऊपर, ये यहाँ से ऊपर ऐसा महसूस होता है जैसे करंट चल रहा है, और कई बार झुनझुनी आती है, साथ में सुन्न हो जाता है। चौथा पॉइंट है, चौथी बीमारी जो है कंडीशन, माइग्रेन।
माइग्रेन के दौरान ऑसिपिटल नर्व पर दबाव पड़ सकता है। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? सिर दर्द, दृष्टि जो होती है वो धुंधली हो जाती है और गर्दन में जकड़न आ जाती है। एक पांचवा प्रॉब्लम आता है ट्रामा। सिर हो या गर्दन में की जो गर्दन है उसमें कोई चोट आई हो जिससे ऑसिपिटल नर्व प्रभावित हुआ हो। इसमें लक्षण क्या मिलता है? दर्द, सुनता, और सुनता मतलब सुनने वाला सुनता नहीं, सेंसेशन बोल सकते हैं आप। संवेदनशीलता की कमी मिलती है। ऑसिपिटल नर्व की अगर समस्याओं का निदान हम अगर बोलें तो डायग्नोसिस ऑफ ऑसिपिटल नर्व डिसऑर्डर्स, तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले डॉक्टर सिर और गर्दन के पीछे के हिस्से की संवेदनशीलता और दर्द का निरीक्षण करते हैं। दूसरा, नर्व ब्लॉक टेस्ट। ऑसिपिटल नर्व में दर्द के स्रोत का पता लगाने के लिए नर्व ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। थर्ड है एमआरआई। सिर और गर्दन की संरचना का विश्लेषण करने के लिए एमआरआई स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन हड्डियों और नर्व की स्थिति का विस्तृत चित्र प्रदान करता है। पांचवा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी के नाम से, कैपिटल ईएमजी के नाम से, कैपिटल नहीं है, कैपिटल लेटर में लिखना है ईएमजी। नर्व की विद्युतीय गतिविधि का मूल्यांकन करते हैं इससे। ऑसिपिटल नर्व की समस्याओं और उनका उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ ऑसिपिटल नर्व डिसऑर्डर। हालांकि ट्रीटमेंट तो मैं आप लोगों को बाद में दूंगा सभी का। आप लोग चाहें तो इसका पेटेंट भी ले सकते हैं और आप लोग चाहें तो आप अपने पास एसेंस से बना भी सकते हैं। बशर्ते एसेंस से नहीं बनेगा, एक्सट्रैक्ट से बनेगा, क्योंकि एसेंस से भारी मात्रा में दवा खर्च होती है। फिर भी आप लोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऑयल बनाएंगे तो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट से बनाएंगे, एसेंस से ऑयल नहीं बनता है। रिजल्ट बहुत अजीब से आते हैं, धीरे आते हैं। नहीं, धीरे नहीं बोलूँगा, अजीब से आते हैं, समझ में नहीं आता है। और तेल पानी के साथ मिलता है ना तो चिपचिपा अलग टाइप का होता है। वही एक्सट्रैक्ट बेस में रहता है तो वो जल्दी मिक्स हो जाता है। अच्छा, चलिए मेडिकेशन की बात करते हैं। औषधीय उपचार में दर्द निवारक दवाएं जैसे F2 है, सूजन रोधी दवाएं जैसे वर्टू है, मांसपेशियों को स्थिर करने वाली दवाएं जैसे YE है। इसमें आप फिजियोथेरेपी की भी मदद लेते हैं लोग। गर्दन और सिर की जो मांसपेशियां होती हैं उसको मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज किया जाता है। नर्व अगर ब्लॉक हुआ हो तो दर्द को नियंत्रित करने के लिए नर्व ब्लॉक आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नर्व पे प्रेशर के वजह से ब्लॉकेज हुआ है, नर्व ब्लॉक हो रही है, तो उस चीज़ के दर्द के नियंत्रण के लिए F2 का भी उपयोग कर सकते हैं WE के साथ। और अगर चाहें आप तो यहाँ पे एक रेमेडी आती है NH रायोप्लास्ट सेल केयर, इसे भी आप उपयोग कर सकते हैं। 98% तक के ब्लॉकेज को ये 3 से 4 महीने में खोल देती है। सर्जरी भी कराते हैं। गंभीर मामलों में नर्व डिप्रेशन सर्जरी की जाती है। हम नहीं करते हैं, MBBS MS सर्जन करते हैं। न्यूरो सिमुलेशन, नर्व नसों की जो कार्य क्षमता है उसको पुनः सक्रिय करने के लिए विद्युतीय उत्तेजना, आप आरी का भी उपयोग कर सकते हैं, बट D2 में कीजिएगा। D2 मतलब एसेंस से D2 नहीं। अगर एसेंस से D2 बना रहे होंगे तो डोजोलॉजी बहुत ज़्यादा होगी, लगभग 30 ड्रॉप डोजोलॉजी होगी। बट इसमें अगर हम बात करते हैं ऑसिपिटल नर्व को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अगर कुछ उपाय की,
तो प्रिवेंशन मेजर फॉर हेल्दी ऑसिपिटल नर्व के लिए, तो यहाँ पे मेंटेन प्रॉपर पोस्चर को, गर्दन और सिर को सही स्थिति में रखने का प्रयास करें। नियमित एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। गर्दन और सिर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज किया जाता है। इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि स्ट्रेस को बीच में रोक दिया गया था, लेकिन फिर से इसको संचालित किया जा रहा है, फिर से इसका निर्माण हो रहा है। और जिसे लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा भारी मात्रा में चाहिए, तो आपको पहले सूचना देनी होगी। लगभग 7 दिन पहले आपको रेमेडी बन के तैयार रहेगी और आपको रेमेडी मिल जाएगी। पहले क्या थोड़ा सा इधर उधर से आती थी, मतलब हम बनाते कहीं और थे और पैकिंग भिलाई में करते थे, बट अब भिलाई में ही बन रही है और भिलाई से ही डिस्पैच होती है। ठीक है, बात आती है चोट से बचाव, इंजरी प्रिवेंशन। सिर और गर्दन की जो चोट होती है उससे बचाव करने की आवश्यकता होती है। समय पर चिकित्सा परामर्श लेना होता है, टाइमली मेडिकल कंसल्टेशन। किसी भी प्रकार के लक्षण अगर प्रकट होते हैं तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। निष्कर्ष की अगर बात करें, कंक्लूज़न की, तो ऑसिपिटल नर्व मानव शरीर की नाड़ी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो सिर और गर्दन के पीछे के हिस्से की संवेदनशीलता को नियंत्रण करता है। और इन नर्व्स की समस्या न केवल दर्द के कारण बनती है बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उचित देखभाल, नियमित व्यायाम और समय पर चिकित्सा परामर्श से ऑसिपिटल नर्व को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो ये आज की क्लास हुई। आज 3 क्लास डाली जाएंगी। प्रयास था कि 1 क्लास डाल करके रोक दिया जाएगा, लेकिन चलिए 3 क्लास डालते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसको हम पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक रीजन हिंदी में। बहुत सारे लोगों का कहना है सर इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते हो? भाई मातृभाषा इंग्लिश तो नहीं है, हिंदी है, तो हिंदी में पढ़ लो, प्रॉब्लम क्या है? और नहीं आती तो सीख जाओगे तो और अच्छा रहेगा। भारत के किसी भी प्रांत में जाओगे, आपको हिंदी में बात करने के लिए इंग्लिश में बात करोगे, बाकी प्रांत में तो दिक्कत है, कुछ एक प्रांत को छोड़ करके। इसलिए हिंदी में क्लास को अटेंड कर लीजिए। नहीं आता तो थोड़ा सा हिंदी सीख ही लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आप हिंदुस्तान में रहते हैं। ठीक है, आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।